शुरू करते हैं हम लोग। साइंस का ये ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है जिसका ये पार्ट लास्ट है। इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक के पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में या अगर किसी भी एग्जाम में, उसको हम लोग कवर करने का काम कर चुके हैं। इसमें जो बाकी रह गया है कुछ छोटा हुआ, उसको हम लोग इस अंतिम यज्ञ में कंप्लीट करेंगे। या और इसको हम लोग यज्ञ के समान ही मानेंगे। इस पे ये अंतिम यज्ञ है, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ रिवीजन भी हो जाएगा और आपका जो छूटा हुआ पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसमें शुरू करते हैं हम लोग। ये मिसलेनियस टाइप का होगा, विविध होगा। कुछ फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी के फैक्ट्स आप यहाँ पे याद करेंगे और एक एक फैक्ट्स को लिखते जाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग फिजिक्स से। फिजिक्स में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जबकि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर। याद रखेंगे, दोनों अलग अलग बात है, नोट कर लेंगे। क्लोरोफिल हरे पौधों में पाया जाता है और क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। किण्वन वाला कंसेप्ट से भी प्रश्न आता है, इसको आप एकदम याद करके रखेंगे कि दूध से दही बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो किण्वन है। किण्वन में होता क्या है कि जो पदार्थ है वो सड़ता गलता अपघटित होता है। जैसे हाइड्रा में किण्वन होगा, ईस्ट में किण्वन होगा, और ईस्ट से एक प्रश्न बनता है कि इसका प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन विधि से होता है। आप क्या करेंगे कि एक एक बात को अपने नोट्स में नोट करते चलेंगे, क्योंकि आज अंतिम यज्ञ है। इसमें सब जो भी छूटा हुआ पार्ट है उसको पूरा का पूरा रख दिया जाएगा। अब शुरू करते हैं दांत से। एक बायोलॉजी का टॉपिक लिया जाए। दांत से क्या आपको याद रखना है कि वयस्क मनुष्यों में 32 दांत होते हैं और बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। और दांत में 2 हिस्सा होता है, एक है ऊपरी हिस्सा और एक है निचला हिस्सा। निचला हिस्सा मतलब भीतरी हिस्सा, जिसे भीतरी हिस्सा निचला हिस्सा भी कहते हैं। वह डेंटाइन का बना होता है। किसका बना होता है, डेंटाइन का बना होता है। जबकि ऊपरी हिस्सा इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं, जो कठोर भाग होता है। याद रखेंगे, अंदर का भाग मुलायम होता है जिसे हम डेंटाइन कहते हैं, और बाहर का भाग इनामेल का बना होता है जो कठोर होता है। ये याद रखेंगे। और दांत के अध्ययन को डेंटालॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा पे आप टिक लगाएंगे हमेशा से। और ऊर्जा का अनंत स्रोत या एकमात्र स्रोत कौन है, तो सूर्य है। अभी तक लगभग कम से कम 7 या 8 बार यह प्रश्न बन चुका है। याद रखेंगे कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है, तो वह सन है, सूरज है। आगे बढ़ के हम लोग ओजोन पे। ओजोन संताप मंडल के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है, एक लेयर है। और ये इसका फॉर्मूला क्या है, तो O3 से हम लोग देखते हैं। पहले भी वीडियो में इसको आया होगा, यहाँ पे इसको रिवीजन आप लोग कर लेंगे। शुरू करते हैं हम लोग और इसमें आगे बढ़ते हैं नाभिकीय ऊर्जा की तरफ। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसकी जरूरत पड़ती है, तो यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। इसमें लिख कुछ नहीं रहे हैं, जो महत्वपूर्ण बात होगा, जो आपको नोट करने में दिक्कत होगा, उसको लिखेंगे। बाकी चीज आप सुनिए, सुनकर नोट करते चलिए। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, नोट कर लीजिए। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। और मस्तिष्क से जो कुछ भाग छूट गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है मस्तिष्क में, तो तंत्रिका कोशिका, तो मस्तिष्क किसका बना होता है, तो तंत्रिका कोशिका का बना होता है और सोचने के लिए उत्तरदायी होता है। और तंत्रिका तंत्र के भाग रीढ़ और मेरुरज्ज के होते हैं, ये याद रखेंगे। और मेरुरज्ज जो होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, वो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए संपादन के लिए जिम्मेवार होती है। प्रतिवर्ती क्रिया किससे संबंधित है, तो रीढ़ की हड्डी, याद रखेंगे वहां से। और चार्ल्स लॉ और वेल्स लॉ से
प्रश्न ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनता है, लेकिन इसके लिए हम लोग अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें चार्ल्स लॉ, वैल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये गैस के जितने भी नियम हैं वहाँ पे बहुत प्यार से शानदार तरीके से आसान भाषा में समझाया जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मृतजीवी या अपघटनकर्ता कौन है? मृतजीवी तथा अपघटनकर्ता कौन है? जो मृत शरीर का तथा सड़ी गली चीजों का अपघटन कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें ही हम अपघटनकर्ता कहते हैं या मृतजीवी कहते हैं, जैसे कवक और सूक्ष्म जीव। कवक और सूक्ष्म जीव इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कवक ज्यादा आप जैसे देख लेंगे कि अपघटनकर्ता पूछा है या मृतजीवी पूछा है, कवक पे टिक लगा देंगे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है गोबर छत्ता वाला। आगे बढ़ के हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परजीवी क्या है या परपोषी क्या है। जो भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें ही हम परजीवी या परपोषी कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश। वैसे वैसे आप बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उत्पाद केवल हरे हरे पेड़ पौधों में होता है। उत्पादन कौन करता है? तो उत्पादन सिर्फ हरे पेड़ पौधे करते हैं। जबकि उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? तो सभी। उत्पादन और उपभोक्ता समझेंगे आहार श्रृंखला में, तो आहार श्रृंखला में क्या देखेंगे कि उत्पादन कौन करता है? तो हरे पेड़ पौधे। और बाकी सब लोग कौन है? तो उपभोक्ता है, चाहे वो शाकाहारी हैं चाहे मांसाहारी जीव जंतु हैं, सभी के सभी क्या है? तो वह है आपका वह है उत्पादक, उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता है। इसको हम लोग कवर किए। आगे हम लोग देख रहे हैं कि चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे यूपिक नेम में हम लोग मेथनोइक अम्ल भी से कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल का ही यूपिक नेम क्या है? मेथनोइक अम्ल है। यहाँ पे ऐसी अम्ल है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका भी वीडियो एक परफेक्ट तौर पे रील में अपलोड कर दिया गया है। आप रील वाले सेक्शन में जाकर उसको वॉच करके उसका नोट्स बना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। उसमें सभी पदार्थ में जो जो अम्ल पाया जाता है उसको क्लियर किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रियोस्टेट क्या है? रियोस्टेट धारा के मान को बढ़ाने और घटाने के लिए जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। विद्युत आवेश याद रखेंगे। विद्युत आवेश क्या याद रखेंगे? विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है? एसआई मात्रा क्या है? तो याद रखेंगे आप, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलम्ब है। क्या है? कूलम्ब है, जिसे सी से सूचित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आहार नाल की सबसे लंबी भाग को कौन है? तो वह है छोटी आंत। नाम है छोटी आंत, लेकिन वो आहार नाल की सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा अंग है, याद रखेंगे। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वह है निष्क्रिय गैस भरी जाती है, नोबेल गैस भरी जाती है। उसी का एक और नाम इनर्ट गैस है। इसका भी आप रील वाले सेक्शन में जाकर इसी चैनल पे आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसका कौन कौन से तत्व निष्क्रिय गैस में आते हैं, कौन कौन से तत्व नोबल गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, उसको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया, याद कराया गया ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हम लोग, पीतल का मिश्र धातु कौन कौन है? तो तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता याद रखेंगे। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनाता है? तो पीतल बनाता है, याद रखेंगे। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा। पीतल क्या है? पीतल से क्या बनेगा? तो तांबा मतलब कॉपर, और जिंक को क्या कहते हैं? जास्ता। तो दोनों से मिलकर क्या बनता है? तो पीतल बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। साधारण हाइड्रोकार्बन किसे नाम से जानते हैं? तो मीथेन। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन याद रखेंगे। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे CH4 होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो अपेंडिक्स को कहते हैं। ये याद रखेंगे कि अवशेषी अंग जहाँ पे आए तो अपेंडिक्स पे आप क्लिक कर देंगे, टिक लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव होता है, ये सबको पता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। और आप जब देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल पे आप नज़र डालेंगे तो ये सब बात आपको क्लियर और हो जाएगा। वहाँ पे इसके लिए अलग एक वीडियो बनाया जाएगा पीरियोडिक टेबल को सिर्फ फोकस करके, और पूरे पीरियोडिक टेबल पे जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको समझाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। उभयलिंगी जीव कौन है? तो वह केचुआ है। इसे नोट कर लेंगे। उभयलिंगी जीव कौन है? तो केचुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है पेनक्रियाज, यह मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? तो मिश्रित ग्रंथि है। याद रखेंगे, एकमात्र ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। कौन है? अग्न्याशय है। इसे याद रखेंगे। और अग्न्याशय को समझना है और छोटी आंत को समझना है तो आप फिर से रील वाले सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे। इतना बढ़िया तरीके से ट्रिक के माध्यम से इसको समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उसका फॉर्मूला है 2n²। क्या होगा? 2n²। एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो उसका फॉर्मूला है 2n²। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करते चलना है आपको, थकना नहीं, क्योंकि यह अंतिम यज्ञ है। अंतिम यज्ञ है और यज्ञ की तैयारी मजबूत करनी है ताकि 40 में 40 बोर्ड में और किसी भी कंपटीशन में ये रामबाण का काम करेगा। आगे बढ़ते हम लोग। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पत्तियों के मुरझाने का कारण क्या है? प्रश्न बनता है, पत्तियों के मुरझाने का कारण क्या है? मतलब पत्तियों में ऐसा क्या हो जाता है जिससे पत्तियां मुरझाने लगती हैं? वह है एब्सिसिक एसिड की कमी हो जाती है। एब्सिसिक एसिड लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे। एब्सिसिक एसिड लिखते हैं, एब्सिसिक एसिड याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिसिक एसिड, ये एस है, याद रखेंगे, ABSACIC, एब्सिसिक एसिड। पारा का अयस्क क्या है? पारा का एक महत्वपूर्ण अयस्क सीने बार है। पारा का अयस्क सीने बार है। क्लिक कर लीजिए, दिमाग में याद कर लीजिए। कॉपर का अयस्क क्या है? क्यूप्राइट। नाम से क्लियर है, कॉपर क्यूप्राइट। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पवन चक्की जो होता है उसका स्पीड कितना होता है? तो 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर याद रखेंगे। और ब्यूटेन का आइसोमर कितना अधिकतम बन सकता है? तो 2 हो सकता है। याद रखेंगे, ब्यूटेन का अधिकतम आइसोमर कितना बन सकता है? ब्यूटेन कहने का मतलब क्या है? C4H10। इस अणुसूत्र से कितने आइसोमर बन सकते हैं? तो 2। और आप देखेंगे इसी पार्ट में पेंटेन के बारे में आया होगा, जिसमें 3 आप नोट कर चुके हैं, आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। याद रखेंगे कैसे होता है एक दिशीय प्रवाह? तो आप देखेंगे कि घास को कौन खाता है? तो राम जी का सुग्गा जो ग्रास कॉपर के नाम से जाना जाता है, उसको कौन खाता है? तो मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप को कौन खाता है? चील। एक दिशा में ऊर्जा का संचरण हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, तो इसीलिए इसको कहते हैं एक दिशीय, यूनिडायरेक्शन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। पहले भी बात आ चुके हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। हम इसलिए ज़्यादा बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा बार इसको पूछा गया है। आगे बढ़ते हम लोग। खड़िया का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो CaCO3 है। खड़िया का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3 याद रखेंगे। और शुष्क चूना को ही हम लोग कहते हैं कली चूना या पाउडर चूना भी कहते हैं। 3 का नाम है इसका, याद रखिएगा। बीपीएससी इसको पूछ चुकी है, इसको याद रखेंगे। 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक है बुझा हुआ चूना, जो आप वीडियो में देख चुके होंगे कि CaOH का होल 2, ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। जबकि कली चूना या पाउडर चूना या शुष्क चूना किसे कहते हैं? तो CaO को कहते हैं। किसको कहते हैं? यहाँ पे रखिए, आप ध्यान देंगे कि CaO क्या पाउडर फॉर्म में है। जब इसमें पानी मिला देते हैं तब क्या हो जाता है? CaOH होल 2 हो जाता है,
जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो दीवार की सफेदी करने में, चूना करने में करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। जबकि पाउडर के तौर पर जो होता है उसका प्रयोग CaO, जिसका नाम है कली चूना या पाउडर वाला चूना, वहाँ पर देखेंगे कि क्रिकेट विकेट जब होता है तो उसके क्रीच व्रीच बनाने में प्रयोग किया जाता है, खाने बनाने वाला चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुमंडल में CO2, वायुमंडल में CO2 का परसेंट कितना है, यहाँ पे आप लिख ही देते हैं 0.03%। वायुमंडल में CO2 का परसेंट कितना है, तो 0.03%। जहाँ पे देखिएगा क्लिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो 78% है। 78 का मतलब 7-8 याद रखेंगे, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मानव की समानता किससे मिलती है, तो वह चिंपैंजी से मिलती है। चिंपैंजी से मानव की सबसे ज़्यादा समानता मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो CO2 को कहते हैं। किसे कहते हैं, CO2 को ही ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। मानव का उद्भव स्थान कौन महादेश है, तो अफ्रीका है। ये भी प्रश्न 1-2 बार आया है, याद रखेंगे आप। और मानव सभ्यता का पालना यूरोप है, सॉरी एशिया है, आप इसमें देखेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से हाइड्रोकार्बन बनता है, यहाँ पे आप लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयोडीन युक्त नमक जिसके खाने से घेगा होगा बीमारी नहीं होता है, गलसोज बीमारी नहीं होता है, वो कौन कौन है, कहाँ कहाँ पे आप जैसे देखेंगे, जहाँ पे आप देख लीजिएगा NaCl तो नमक है। और नमक में जब आप क्या देख लेंगे, और उसमें आप देख लेंगे आई का मतलब होता है आयोडीन। आई का मतलब क्या होता है, आयोडीन होता है। और NaCl के साथ जैसे आप ही इस फार्मूला को देख लेंगे, आप क्या कर लेंगे, जैसे NaCl प्लस आप देख लेंगे KiO3, यहाँ पे आई देख लीजिए तो आयोडीन है और नमक है, तो क्या हो गया, आयोडीन युक्त नमक हुआ कि नहीं हुआ। और देखेंगे NaCl ये क्या है, नमक है, और इसमें क्या मिला दे रहे हैं, के आई मिला दिए, तो KI मिला दिए तो आयोडीन मिल गया कि नहीं मिलेगा, यहाँ से आयोडीन मिल गया और यहाँ से नमक मिल गया, जिसके कारण क्या हो गया, यह आयोडीन युक्त नमक हो गया। ये दोनों आयोडीन युक्त नमक के फॉर्मूला है। अब आपसे ये प्रश्न नहीं छूटेगा। फिलोस्फर ऊल किसे कहते हैं, फिलोस्फर ऊल कहते हैं जेहेन को। फिलोस्फर ऊल किसे कहते हैं, जेहेन को। फिलोस्फर ऊल किसे कहते हैं, ZNA को। ZNO को क्या कहते हैं, फिलोस्फर ऊल कहते हैं। और लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या है, तो डायोप्टर है, इसे याद रखेंगे। लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या है, सॉरी लेंस की क्षमता का SI यूनिट डायोप्टर है, क्या है, डायोप्टर है, याद रखेंगे। लेंस की आवर्धन का SI यूनिट क्या है, वो तो 2 प्रश्न बनता है यहाँ से, कि एक प्रश्न बनेगा भाई लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या है, तो डायोप्टर लगा देंगे अगर ऑप्शन में होगा तो, नहीं तो अगर जहाँ पे मिल जाए डायमेंशन लेस, मात्रक विहीन, उसको टिक कर देंगे। बात समझिए ध्यान से। लेंस की क्षमता का जब प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे कि डायोप्टर अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो उसको टिक कर देंगे, और अगर डायोप्टर नहीं दिख रहा है तो आप क्या टिक करके आएंगे, मात्रक विहीन अगर लिखा होगा तो उसको टिक कर लेंगे। इंग्लिश में इसी को कहते हैं डायमेंशन लेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑस्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया। और ट्रैक नियम किसने दिया, तो डोवेनर ने दिया। किसने दिया, डोवेनर ने दिया। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। आप क्या यहाँ पे सुन रहे हैं कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो वह है ग्रेफाइट। नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अवतल लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, तो V/U। और आवर्धन को M से सूचित करते हैं। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, M से सूचित करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं M = V/U। क्या है, V क्या है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई है, और U क्या है, वस्तु की
ऊंचाई है। क्लियर हुआ? केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम दोनों को डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो बाहर रखिएगा तो वो हवा से अभिक्रिया करके काम खत्म हो जाएगा। और इन दोनों को चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम और लिथियम दोनों को क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि कुछ लिखने में काम ये आ सके। देखिए आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अंतिम महायुद्ध की तैयारी है। इसके बाद साइंस का पीछा आपको नहीं करना है और ना ही साइंस आपका पीछा करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे और फिर से लिखना शुरू करेंगे। क्या शुरू करते हैं हम लोग? इस बार आप देखेंगे कि पीएच वैल्यू नींबू का कितना होता है, तो 2.3 होता है। नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.3 होता है। और पीएच वैल्यू और उससे संबंधित जो पदार्थ है उसका वीडियो रील पे अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से बहुत ही कम समय में 1 मिनट के अंदर, रील पे कोई वीडियो 1 मिनट के अंदर का होता है, तो आप वहां से जाकर बात कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइट कट गया है, इसके लिए हम लोग वीडियो रुकेंगे नहीं, क्योंकि महायुद्ध रुकता नहीं है, इसीलिए कंटिन्यू चलेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेंस का मुख्य फोकस कितना होता है? तो 2 होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। उप धातु कौन कौन है? तो इसे याद रखेंगे, BSi Ge AS लिख देते हैं। सबसे बढ़िया क्या बात है, लिख देते हैं। इसका ट्रिक हम लोग बनाए थे, उसको भी हम बता ही देंगे। क्या है आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, BCi GE क्या याद रखेंगे, BCi सिलिकॉन है, G जर्मेनियम है, और क्या है AS है, क्या है AS है, और क्या है तो आपको SBTE और PO पोलोनियम। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि सब का सब क्या है, सब उप धातु है। तो जहाँ पे इसमें से कुछ दिखाई देते तो आप इसमें से टिक कर देंगे। ज़्यादातर एग्जाम में आप देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ही दिखाई देता है। याद रखेंगे, ट्रिक है बसी जी ऐसे सब टिपो। बसी जी हैं, वो टिपने का खाली काम करते हैं, छापने का काम करते हैं, समझते कम है, तो उनको कहा जा रहा है कि बसी जी ऐसे सब टिपो। याद हो जाएगा, बसी जी ऐसे सब टिपो, कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम आपको ज़्यादा पूछ लेता है। रिएक्टिविटी के बारे में समझिए कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी के बारे में, रिएक्टिविटी नहीं, यहाँ पे रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता के बारे में, और उससे संबंधित वीडियो अगले बार आएगा, जिसमें सब्जेक्टिव की जब तैयारी होगी तो वहाँ पे हम इसको समझाएंगे, ताकि वहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचा सके। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे फैक्ट को समझने का काम करते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको बोर्ड का बात दिखाई दे रहा होगा, और बोर्ड की बात दिखाई दे चाहे नहीं दे, आपको आवाज़ पहुंच रहा होगा, और आवाज़ के जरिए आप क्या करेंगे, सुनेंगे और खूब बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेंगे और नोट करके कॉपी में नोट्स बना लेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील किसे कहते हैं? तो वो उसमें क्या क्या मिला होता है? तो लोहा मिला होता है, कार्बन मिला होता है, निकेल मिला होता है, क्रोमियम, 4 चीज से मिलता है स्टेनलेस स्टील। लोहा मतलब Fe, और कार्बन, निकेल और क्रोमियम, इन 4 चीज से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। और इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है, जो पिछले पार्ट में छूट चुका है, इसमें हम लोग देख के याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अमीबा में जो भोजन करता है वो कैसे करता है? तो कुटपात विधि से अमीबा भोजन को करता है। और आप कुछ ऐसे भी प्रश्न देखते होंगे कि 1 मिली एम्पियर कितने बराबर, 1 माइक्रो एम्पियर कितने बराबर। तो ये जो 9th क्लास में आप जो सारणी में आप पढ़ते होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी किसी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में हो या वो बोर्ड के एग्जाम में हो, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, याद ही कर जाएंगे कुछ महत्वपूर्ण इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को। क्या है? तो मिली क्या है? तो 10 की पावर -3। मिली क्या है? 10 की पावर -3।
मिली 10 के पावर -3, और माइक्रो क्या है तो 10 के पावर -6, और मिली, माइक्रो, नैनो, फेमटो, एटो। क्या याद रखेंगे? मिली, माइक्रो, नैनो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, एटो, पीको, फेमटो, एटो। ये सब कैसे चलता है तो यहाँ पे देखेंगे 10 के पावर -3 मिली हो गया, 10 के पावर -6 माइक्रो हो गया, और 10 के पावर -9, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो मिली, माइक्रो, नैनो, और क्या होगा 10 के पावर -12, वो क्या हो जाएगा 10 के पावर -12, पीको, पीको, फेमटो, एटो, पीको, फेमटो, एटो। पीको से हो जाएगा 10 के पावर -12, और फेमटो से हो जाएगा 15, और 10 के पावर -18 क्या होता है? एटो होता है। और किलो कहते हैं 10 के पावर 3 को प्लस में, मेगा कहते हैं 10 के पावर 6 प्लस में, और जीगा कहते हैं 10 के पावर 9, क्या कहते हैं 10 के पावर 9 जीगा, और टेरा कहते हैं 10 के पावर 12, और पेटा कहते हैं 10 के पावर 15 प्लस में, और एक्सा कहते हैं 10 के पावर 18। याद रखेंगे आप, 2-3 याद रखेंगे तभी काम चल जाएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, और बस यही 3, और एक मेगा याद रखेंगे। मेगा मतलब 10 के पावर 6, मेगा मतलब 10 के पावर 6। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। पीरियोडिक टेबल में पहला जो पीरियड है, तो पहला जो ग्रुप है, उसका जो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उस सब पे प्लस चार्ज होता है। पहला पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के जितने भी तत्व हैं उसमें सब में क्या होता है? प्लस चार्ज, +1 चार्ज होता है। जैसे हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, आप इस चीज को सुने होंगे, या जो 9-10 में वो पहली बार सुन रहे होंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, इन सभी का क्या होता है, सॉरी, हलीना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हलीना, के से पोटेशियम, इन सब का क्या होगा? +1 चार्ज होगा। बे मग का सरबराह में आप देखेंगे, बे मग का सरबराह में उसमें क्या होगा तो +2 चार्ज होगा, जैसे उसमें मैग्नीशियम आएगा, उसमें आपको बोरॉन आएगा, उसमें बेरिलियम आएगा, उसमें आपको और कैल्शियम आएगा, ये सब आएंगे। जबकि एक और होता है एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है तो +3 चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक है फ्रूटिकल वरियात वाला, फ्रूटिकल वरियात वाला जिसे हाइड्रोजन वाला कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में सब बात क्लियर हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अभी आपको हरवाने घरवाने की जरूरत नहीं है कि क्या बेमो का सरबराह बोल रहे हैं और हलीना के रूबी, ये सब नहीं यहाँ पे ध्यान देना है। बस ध्यान देना है कि कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं उस पर क्या चार्ज होते हैं। जैसे सोडियम पे +1 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर +3 चार्ज होता है, कार्बन पर +-4 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, और फ्रूटिकल वरियात वाला जो भी है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब पर -1 चार्ज होता है। इस तरीके से हम क्या देखे, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज के कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हम लोग क्रियाशील समूह को देखते हैं, कौन कौन से क्रियाशील समूह पे क्या क्या होता है, इसको भी इसी में देखेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य बना कर रखेंगे, 5 से 10 मिनट में ये पूरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा, प्रसादी बांट के खत्म कर दिया जाएगा। प्रसादी का मतलब यह हुआ कि 40 में 40 आपको ऑब्जेक्टिव का जो वादा किया गया है बोर्ड के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में, जो यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगा, उस काम को हम खत्म करेंगे। चलिए, क्या है कुछ क्रियाशील समूह में हम क्या देखेंगे, जैसे अल्कोहल पे क्या होता है। अल्कोहल का होता है ऐसे, अल्कोहल का क्या है सिंगल बॉन्ड OH, और ईथर का क्या होता है तो O सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ईथर का होता है। ईथर लिख लिए, ईथर बोल दिए उसका यहाँ पे लिख दिए, अल्कोहल का यहाँ पे आप देख लिए। अब क्या होता है तो अब होता है एल्डिहाइड का, तो एल्डिहाइड का होता है सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइड का क्या होता है सिंगल बॉन्ड CHO, और कीटोन का क्या होता है
तो कीटोन का होता है CO। कीटोन का क्या होता है? CO। इस प्रकार से। और क्या होता है आप देखेंगे कि कार्बोक्सिल अम्ल का क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH होता है कार्बोक्सिल अम्ल का। और एस्टर का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOR होता है। और क्या देखेंगे आप? एमीन का क्या होता है? एमीन का होता है सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको उतारने में दिक्कत नहीं हो, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाशील समूह है जो एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का संरचना वो तुम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हम लोग एक और टॉपिक कवर कर लिया जाए। सर्वाधिक क्रियाशील कौन होता है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। याद रखिएगा, पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। चार को पहले याद करिए। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। इसीलिए तो इसको केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। फिर उसके बाद से सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। याद रखेंगे। और चार याद हुआ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चार हुआ। आगे चार याद करते हैं। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, जिंक, एल्युमिनियम, जिंक, Fe और लेड का, Pb का। उसके बाद और चार याद कर लेते हैं। चार फिर चार खत्म हो जाएगा। चार याद क्या रखेंगे? कॉपर, मरकरी, AgAu। मतलब चांदी से कम अभिक्रियाशील कौन है? सोना है। सोना जिसका परमाणु संकेत क्या होता है? Au होता है। और इसका भी हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पे तत्व देख रहे हैं उसका भी एक वीडियो डाला गया है। आप जाके सम बेसिक कंसेप्ट वाले जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले प्ले लिस्ट में आप जाके वो एटॉमिक नंबर और उसके सिंबल वाला पूरा का पूरा बता दिया गया है, एक से लेकर और आने वाले जो भी तत्व डिस्कवरी होंगे उन सभी तत्वों को नाम कैसे लिखाता है, कैसे उनका सिंबल बनेगा और क्या उसका परमाणु क्रमांक है, पूरा विस्तार पूर्वक बात समझाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं अगली बात। तब तक हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि आने वाली चीज़ों को लिखा जा सके। याद रखेंगे, हौसला नहीं तोड़ना है, पूरी वीडियो को देखना है। जो इस पूरी वीडियो को देख जाएगा उसका ही 40 में 40 आने वाला है। जो वीडियो छोड़ेगा वो यज्ञ छोड़ने के बाद क्या होता है, यज्ञ जैसे आप छोड़ेंगे वैसे आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग कर जाएगा। इसलिए आप यज्ञ को नहीं छोड़ेंगे और पूरी यज्ञ को कंप्लीट करेंगे और 40 में 40 जो बोर्ड में नंबर है उसको पूरा करने का काम करेंगे। अणुसूत्र, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6। बेंजीन का क्या होता है? C6 और H6 होता है। बेंजीन का क्या होता है? C6 और H6 होता है। आगे बढ़ते हम लोग। आप भी थक गए होंगे आप, क्योंकि आप तो थके नहीं होंगे क्योंकि आप लोग इस महायुद्ध के महायज्ञ के वीर हैं। तो आप कभी थकेंगे नहीं और हम भी नहीं थक रहे हैं, इसलिए आपको देखते हुए शुरू करते हैं हम लोग। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। पुरुषों में किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन में होता है। और महिलाओं में एस्ट्रोजेन के कारण होता है। एस्ट्रोजेन हार्मोन जैसे स्रावित होने लगता है वैसे ही किशोरावस्था में परिवर्तन होने लगता है। आगे बढ़ते हम लोग। पेड़ का उत्सर्जी अंग क्या है? पेड़ का उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो गोंद है, रेजिन है, टैनिन है। क्या आप लोग देखेंगे। और तैलीय कागज किसका एग्जाम्पल है? तो प्रभाषक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? प्रभाषक का एग्जाम्पल है। ऊर्जा के स्रोत के प्रकार को आप समझ जाइए। एक होता है नवीकरणीय स्रोत और एक होता है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत को ही गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहा जाता है, जबकि अनवीकरणीय स्रोत को परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन आता है और अनवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन आता है। नवीकरणीय ऊर्जा में वो आते हैं जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हानिकारक नहीं है और अनवीकरणीय ऊर्जा में वो आते हैं जो पर्यावरण को दूषित करने का काम करते हैं। इतना बात आपको याद रहेगा तो आप छाट लेंगे। क्या याद रखेंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं।
जबकि कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ के हम लोग और क्या देखते हैं कि सौप मतलब साबुन। साबुन क्या होता है? तो उच्च वाष्पीय अम्ल होता है। साबुन का फॉर्मूला क्या है? तो C17H35 और COO, इस तरीके का आप क्या देख रहे होंगे आप, C17H35COO, ये क्या है? सौप का है रासायनिक। एलपीजी के प्रमुख अवयव क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। एलपीजी के मुख्य अवयव क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो हल्दी को कहते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो हल्दी को कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो तत्वों को मिलने से एक तत्व बनता है। और वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें एक तत्व दो या दो से अधिक तत्वों में विखंडन होता है। जबकि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या होता है कि आप जैसे एकल विस्थापन का एग्जाम्पल समझ लेंगे, आप इसको जितना भी रिएक्शन का जो टाइप है उसको एक अलग वीडियो में, क्योंकि वो सब्जेक्टिव में भी काम आता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो उसको अलग से करा दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव का योग है तो ये सब्जेक्टिव को छोड़ दिया जाता है। इसमें हम क्या देखेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या इसमें कौन सा टॉपिक रह गया है उसको देख के छोड़ देंगे। मात्र अब 1 मिनट के अंदर में यह योग की आहुति होने वाली है, खत्म होने वाला है, और जो वादा है उसको पूरा होगा। क्या है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया है। अप्रियोरी टेबल के जब हम बताएंगे तो वहाँ पे भी इसको बहुत मजबूती तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कौन पॉजिटिव चार्ज है, किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है और किस पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, किस तत्वों पे। और एटॉमिक वेट, परमाणु भार निकालने का भी तरीका आपको सब्जेक्टिव वाले वीडियो में ही समझाया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि अब तक 1 से लेकर 8, और ये है अंतिम वीडियो साइंस का स्पेशल का योग क्या आहुति दिया जा रहा है, समाप्ति किया गया है। जय हिंद, जय भारत।